नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है हम लेटेस्ट टीसीएस के कंप्यूटर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। हमने आपके लिए न्यू प्लेलिस्ट बना दी है, टीसीएस कंप्यूटर 2023 के नाम से। तो इसको आपको सेव कर लेना है। जितने भी आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, जो आपके टीसीएस ने कंडक्ट करवाए हैं और फ्यूचर के अंदर जो होने वाले हैं 2023 में, उन सभी के कंप्यूटर का सॉल्यूशन आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की एग्जामिनेशन के लिए हम कर रहे हैं बीएसएफ एचसीएम के कंप्यूटर को सोल्व। 18/6 की थर्ड शिफ्ट हमने ऑलरेडी सोल्व कर ली है, जो कि आपको प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा ये वीडियो। आज हम करने वाले हैं 18/6 की फर्स्ट शिफ्ट के कंप्यूटर के क्वेश्चंस को सोल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। मैच द कॉलम्स, यहाँ पर आपको मिलान करना है। एक तरफ लिस्ट 1 दे रखी है और एक तरफ दे रखी है लिस्ट 2। ए में यहाँ पर दे रखा है पोस्ट फिक्स। तो आपको पता होना चाहिए पोस्ट फिक्स क्या होता है। पोस्ट फिक्स आपका ओपन सोर्स मेल ट्रांसफर एजेंट होता है। 18/6 की थर्ड शिफ्ट के अंदर हमने डिटेल में आपको बताया था मेल ट्रांसफर एजेंट क्या होता है। तो मेल ट्रांसफर एजेंट बैकबोन होता है किसका? ईमेल सिस्टम का। और ये कौन से प्रोटोकॉल का यूज करता है अपने ऑपरेशंस के लिए? तो ये करता है एसएमटीपी का, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। ओपन सोर्स मेल ट्रांसफर एजेंट के अंदर कौन कौन आते हैं? एक तो पोस्ट फिक्स आपका आता है, पोस्ट फिक्स के बाद आता है आपका क्यू मेल। नेक्स्ट टाइम आपको ये भी ऑप्शंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एक आता है आपका सेंड मेल, एक होता है एक्जिम, एक होता है जिम्ब्रा। तो ये सारे आपके ओपन सोर्स मेल ट्रांसफर एजेंट होते हैं। तो ए का सेकंड यहाँ पर मैच करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ईमेल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आपको एक ईमेल प्रोटोकॉल देखना है, कौन सा है? IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और कौन कौन से होते हैं? POP होता है आपका और एक SMTP। ये तीनों आपके ईमेल प्रोटोकॉल्स रहते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ईमेल एड्रेस। तो इनमें से ईमेल एड्रेस कौन सा है? ये आपका ईमेल एड्रेस हो जाएगा test123@simple.co.in। एक ही बच गया हमारा हॉटमेल। तो हॉटमेल का यहाँ पर मिलान हो जाएगा फर्स्ट के साथ। ए फ्री ईमेल या वेबमेल टूल प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। हॉटमेल क्या रहता है? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर रहता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर और पूछा जा सकता है, और SSC ने पूछा भी है, हॉटमेल को किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो फाउंडेड बाय शब्बीर भाटिया और जैक स्मिथ। इन दोनों के द्वारा मिलकर हॉटमेल को यहाँ पर फाउंड किया गया था। कब किया गया था लॉन्च इसको? तो 1996 के अंदर हॉटमेल को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। तो ऑप्शन ए इसका आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहचाने कि दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, ये आपको बताना है। फर्स्ट दे रखा है, टास्क बार इज ए स्मॉल ब्लू बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप एंड कंटेन्स स्टार्ट मेन्यू एंड क्विक लॉन्च बार ऑन विंडो XP डेस्कटॉप। टास्क बार जो रहता है विंडो XP के अंदर एक ये स्मॉल ब्लू बार रहता है। टास्क बार आपको सभी विंडोज के अंदर देखने को मिलेगा, विंडो 10 के अंदर भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको डेस्कटॉप के बॉटम के अंदर देखने को मिलेगा। और यहीं पर आपको स्टार्ट मेन्यू देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, ये विंडो XP है, मेरे पास तो है नहीं जो आपको ओपन करके दिखाऊं। एक आपका ब्लू बार है जो कि आपको डेस्कटॉप के नीचे देखने को मिलता है, और यहीं पर आपको स्टार्ट बटन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टोटली राइट। नेक्स्ट, द नोटिफिकेशन एरिया is a portion of the taskbar that provide a temporary source for notification and status
टास्क बार के अंदर बिल्कुल राइट हैंड साइड के अंदर बॉटम के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन एरिया देखने को मिलता है, जहां पर आपको डिफरेंट नोटिफिकेशन और स्टेटस देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी आपकी बिल्कुल राइट रहेगी। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं विंडो 10 के अंदर नीचे आप देखिए बिल्कुल राइट हैंड साइड के अंदर आपका नोटिफिकेशन एरिया है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसा ही विंडो XP के अंदर होता है। अगला यहाँ पर दे रखा है कंट्रोल पैनल इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP इज यूज टू कॉन्फ़िगर सिस्टम लेवल फीचर्स एंड परफॉर्म रिलेटेड टास्क। कंट्रोल पैनल से आप क्या कर सकते हो, अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये आपका कंट्रोल पैनल होता है किसके अंदर, विंडो XP के अंदर। तो यहाँ से आप अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर सकते हो जिस प्रकार की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर बिल्कुल राइट रहेंगी, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसको ऑब्जेक्शन के अंदर डालना है। वो कैसे मैंने आपको बता भी दिया है एक शॉर्ट वीडियो बनाकर। यहाँ पर एग्जामिनर ने MS वर्ड के फीचर्स दे रखे हैं, ऊपर मेंशन कर रखा है हेडिंग, और एक साइड में टैब्स दे रखे हैं। कौन सा फीचर कौन से टैब के अंदर प्रेजेंट होता है ये यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है। तो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक यहाँ पर कहाँ पर रहेगा, लेआउट के अंदर रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट का मैच यहाँ पर हो जाएगा किसके साथ, सेकंड के साथ। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ये कहाँ पर होते हैं, ये आपको होम टैब के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। पेज बॉर्डर आपको देखने को मिलते हैं डिज़ाइन टैब के अंतर्गत। व्हाट इफ एनालिसिस, तो व्हाट इफ एनालिसिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नहीं होता है। व्हाट इफ एनालिसिस आपको एक्सेल के अंदर देखने को मिलता है डाटा टैब के अंतर्गत। तो वैसे तो इसका डाटा टैब आ जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन ऊपर एग्जामिनर ने MS वर्ड मेंशन कर रखा है, तो इसको आपको ऑब्जेक्शन के अंदर डालना है, ठीक है। तो थर्ड का आपका फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा, B का थर्ड, C का फोर्थ और D का पहला। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेआउट के अंदर जाते हैं। लेआउट के अंदर यहाँ पर आपको ब्रेक्स का फीचर देखने को मिलेगा, कहाँ पर, पेज सेटअप के अंदर, जहाँ से आप पेज ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन ब्रेक्स भी आपको याद रखने कितने टाइप्स के यहाँ पर सेक्शन ब्रेक्स होते हैं, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन, और चारों याद रखने हैं, एग्जामिनर पूछ चुका है ये, ठीक है। ऊपर पेज ब्रेक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कॉलम, टेक्स्ट टैपिंग, तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं जो कि लेआउट के अंदर देखने को मिलते हैं। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की बात करें तो ये आपको होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप के अंदर देखने को मिलता है। ये होता है आपका सबस्क्रिप्ट, ये होता है आपका सुपरस्क्रिप्ट, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर था, क्या था नेक्स्ट, पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर देख लेते हैं। पेज बॉर्डर आपको डिज़ाइन टाइप के अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये रहे आपके पेज बॉर्डर। अगर आपको पेज बॉर्डर यहाँ पर लगाने हैं तो यहाँ से क्लिक करो, जो पेज बॉर्डर आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करो और ओके पर क्लिक करोगे तो पेज बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। डाटा टैब आप देख पा रहे हो, मेरे पास 2019 का वर्जन है, लेकिन आपको 365 के अंदर भी यहाँ पर डाटा टैब देखने को नहीं मिलेगा। कौन कौन से टैब रहते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेल, व्यू और हेल्प, ठीक। तो ये टैब्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं एक्सेल पर, कहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस आपको देखने को मिलता है। तो बिल्कुल सही है, ये डाटा टाइप के अंतर्गत फोरकास्ट के अंदर आपको व्हाट इफ एनालिसिस यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका फीचर रहेगा इसका एक्सेल का, नोट वर्ड। तो यहाँ पर इस पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैच द कॉलम्स, मिलान करना है यहाँ पर। एक साइड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 के फॉर्मूलाज और एक्सप्रेशन यहाँ पर दे रखे हैं और एक साइड उनका आउटपुट दे रखा है। तो फर्स्ट इसको सोल्व कर लो। कैसे सोल्व होगा, क्या दे रखा है, 1 + 4, यह आपका इंटू का साइन है, फिर पावर 3/2, 1 + 4, 2 की पावर 3, 8/2। इसको इससे काटेंगे 4 चौके 16 + 1 17, तो 17 इसका आउटपुट आपका आएगा। तो फर्स्ट का मैच किसके साथ होगा भाई, फर्स्ट का मैच होगा सेकंड के साथ। किसके अंदर है, नहीं थर्ड के अंदर है, नहीं फोर्थ के अंदर, ए फर्स्ट और सेकंड आपका होगा। अगला दे रखा है यहाँ पर इसका सम करना है, तो सम एक ही है यहाँ पर 1011, ठीक है। तो बी का थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। फोर्थ का ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर लोअर का फीचर। लोअर के अंदर क्या होता है, जो लोअर फंक्शन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर एक्सेल के अंदर, ये क्या करता है, ये हमें दे रखा है ABCD, ठीक है। अगर यहाँ पर कैपिटल होता ABCD ऐसे होता,
तो हम यहाँ पर लोअर का अगर यूज़ करते तो आउटपुट क्या आता, ए बी सी डी, यानी कि ये कैरेक्टर्स को स्मॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये पहले से ही स्मॉल है तो ये ऑलरेडी आउटपुट आपका स्मॉल ही आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट दे रखा है, यहाँ पर देखो दो फॉर्मूलाज का यूज किया गया है, लेन का और लेफ्ट का। पहले यहाँ पर लेफ्ट फीचर का यूज करना है, ठीक है, लेफ्ट फीचर के बाद लेन का यूज करना है। लेन का मतलब लेंथ, यहाँ पर कैरेक्टर्स की टोटल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। क्या होगा, एक ही आपका यहाँ पर बचा हुआ है 5, तो यही आपका यहाँ पर राइट रहेगा। अब इसको करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। सिस मॉम, ठीक है, लेफ्ट का यूज कर रखा है यहाँ पर, पहले लेफ्ट का कर देते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट हमारा रहा। अब 5 ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये सिस हो गया, ठीक है। अब हमें लेन फंक्शन का यूज करना है, लेंथ फंक्शन का सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आउटपुट क्या आएगा हमारे यहाँ पर 5, और यहाँ पर स्पेस भी आपका काउंट हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें लेफ्ट से 5 चाहिए थे, तो 5 के अंदर आपका स्पेस भी आ गया, तो कैरेक्टर स्पेसिस के अंदर भी काउंट होंगे, 1 2 3 4, वैसे तो 4 ही हैं, स्पेस भी आपका आ गया तो 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5, तो डी का फर्स्ट के साथ मैच हो जाएगा, सेकंड इसका राइट आंसर बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के अंदर जाएगा। 5th है आपका, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, पहचाने की दिया गया कथन सत्य है या असत्य है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, एन असेंबलर इज ए प्रोग्राम फॉर कन्वर्टिंग इंस्ट्रक्शंस रिटन इन लो लेवल असेंबली कोड इनटू मशीन कोड। असेंबलर का कार्य क्या होता है, ये लो लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, तो बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। 18 की थर्ड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर हाई लेवल था, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई थी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टोटली राइट। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, एन असेंबलर कन्वर्ट्स असेंबली कोड टू मशीन कोड, यहाँ तक बिल्कुल सही है, असेंबली कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने आगे दे रखा है लाइन बाई लाइन, जो कि असेंबलर का कार्य नहीं होता है। लाइन बाई लाइन यहाँ पर कन्वर्जन किया जाता है इंटरप्रेटर के द्वारा। अब एग्जामिनर ने किस हिसाब से इसका आंसर दिया है, इस पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, मशीन कोड के अंदर, लाइन बाय लाइन वर्क करता है ये, ठीक है, न कि असेंबलर। एक क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा ही दूसरे एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया था, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। इसका ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है वो टोटली रॉन्ग है, लेकिन एग्जामिनर ने बिल्कुल इसको सही मान रखा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेंबलर इंक्लूड्स वन पास असेंबलर्स एंड लोड गो असेंबलर्स। तो मैं कल भी आपको ये बता चुका हूँ, डिफरेंट काइंड्स के आपके असेंबलर होते हैं, वन पास, मल्टी पास एंड लोड एंड गो असेंबलर्स। तो पहले वाला वीडियो देखकर ही वहाँ पर आपको डिटेल का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों एग्जामिनर के द्वारा यहाँ पर जो आंसर दिया गया है इसका ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ये वाला, ठीक है। जबकि इसका आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, सेकंड फॉल्स है और थर्ड आपकी ट्रू रहेगी। तो ऑब्जेक्शन करना है आपको इसके ऊपर, ठीक है। चलिए दूसरे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अंदर आंसर क्या माना था टीसीएस ने, वो आपको दिखाता हूं अब। ये क्वेश्चन पेपर है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का, ठीक है। टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था, क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर क्या, लाइन बाय लाइन यहाँ पर सर्च मार लेते हैं, आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सामने आ गया, ठीक है। थोड़ा जूम कर देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए, AN ब्लैंक ट्रांसलेट द कोड लाइन बाय लाइन व्हेन प्रोग्राम इज रनिंग। जब प्रोग्राम रन करता है तो उस टाइम पर कोड को लाइन बाय लाइन कौन ट्रांसलेट करता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर टीसीएस के द्वारा इंटरप्रीटर दे रखा है, न कि असेंबलर, ठीक है। तो दूसरे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आंसर पूछ दिया गया है और यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर लाइन बाय लाइन का यूज करके उसे सही माना गया है। तो प्रॉपरली आपका ये जो स्टेटमेंट दे रखी है सेकंड वाली, वो प्रॉपरली रॉन्ग होगी। यहाँ पर एग्जामिनर ने दूसरे एग्जाम के अंदर इंटरप्रेटर दे रखा है, असेंबलर भी दे सकता था वो, अगर वो कोड को लाइन बाय लाइन ही कन्वर्ट करता है तो असेंबलर भी तो इसका आंसर हो सकता है।
अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंटरप्रेटर आंसर दे रखा है। ये किसका एग्जाम, कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बता दिया है। ऊपर देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। ये TCS के द्वारा ही कंडक्ट करवाया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर आंसर इंटरप्रेटर माना गया है। यहाँ पर स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन डालकर उसको भी सही मान लिया गया है, ठीक है। तो क्या मूड था एग्जामिनर का, वो ही जाने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आपका राइट आंसर बनेगा। एग्जामिनर ने ऑप्शन थर्ड दिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द MS Word 365 क्लिपबोर्ड्स अलाउज अस टू कॉपी अप टू, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। MS Word 365 क्लिपबोर्ड में हम कितने तक कॉपी करने की अनुमति देता है। तो MS Word 365 के अंदर जो क्लिपबोर्ड होता है आपका, तो 24 आइटम्स कॉपी करने की यहाँ पर ये परमिशन आपको देगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका आपका राइट आंसर बनेगा। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, डिट्टो क्वेश्चन हमारी वीडियो से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय वैक्यूम ट्यूब, इनमें से कौन सी जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब आपको देखने को मिलती हैं, ये आपको बताना है। तो वैक्यूम ट्यूब आपको फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर देखने को मिलती हैं। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। एग्जाम्पल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ENIAC, EDVAC, UNIVAC और IBM 701, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया। थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया। फोर्थ जनरेशन के अंदर VLSI का यूज़ किया गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। और फिफ्थ जनरेशन के अंदर ULSI का यूज़ किया गया था, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स आपकी यूज़ हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। इन MS Excel विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज या आर ट्रू फॉर नेमिंग ए वर्कशीट। MS Excel 365 के अंदर वर्कशीट के नामकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, द वर्कशीट नेम कैन कंटेन मोर देन 31 कैरेक्टर्स। जब हम वर्कशीट का नेम ऐड करते हैं तो उस टाइम पर वर्कशीट के नेम के अंदर हम 31 से ज़्यादा कैरेक्टर्स ले सकते हैं, ये यहाँ पर बता रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो लिमिट यहाँ पर रहती है वो 31 कैरेक्टर की रहती है। इससे ज़्यादा आप वर्कशीट के नेम के अंदर कैरेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, वर्कशीट नेम कैन कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। ये आपको कैरेक्टर्स दे रखे हैं और ये बोल रहा है कि वर्कशीट के नेम के अंदर इन कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है। इन कैरेक्टर्स का यूज़ भी हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं वर्कशीट के नेम के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, वर्कशीट कैन बी नेम्ड एज हिस्ट्री। वर्कशीट का जो नेम है उसको वर्कशीट के नेम को हिस्ट्री से हम सेव कर सकते हैं, जो कि ये भी पूरी तरह से गलत है। हिस्ट्री से हम वर्कशीट का नेम सेव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक आपका रिजर्व नेम है। रिजर्व नेम को हम वर्कशीट के नेम के अंदर ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आपकी गलत स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट है, द वर्कशीट कैन बी नेम्ड एज ABCD 1001। वर्कशीट का नेम ये आप ऐड कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट होगी। इस प्रकार से हम वर्कशीट का नेम ऐड कर सकते हैं। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल राइट होगी, ऑप्शन सेकंड। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए अब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ये हमारे पास एक वर्कशीट है। चलिए इसके अंदर सबसे पहले हम 31 कैरेक्टर्स वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। राइट क्लिक किया, रीनेम पर क्लिक किया मैंने, ठीक है। अब मैं एक एक कैरेक्टर यहाँ पर डालूंगा, काउंट कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 हो गए। अब आगे देखो, दबा रहा हूँ लेकिन नहीं जा रहा है। तो वर्कशीट का नेम 31 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगला क्या था यहाँ पर, ये जो यहाँ पर सिंबल दे रखे हैं, इन सिंबल्स का यूज होगा या नहीं होगा, तो इस सिंबल्स का भी यूज करके देखते हैं। चलिए देखो, अब मैं ये सिंबल्स प्रेस कर रहा हूँ, ये सिंबल्स बिल्कुल भी आपके यहाँ पर नहीं डल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इन सिंबल्स का यूज भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। ये सारे सिंबल्स मैंने यूज करके देख लिए, आप प्रैक्टिकल करके देखना, नहीं डलेगा। नेक्स्ट है, वर्कशीट का नेम हिस्ट्री रख सकते हैं या नहीं रख सकते, तो चलिए देखते हैं। इसको भी डाल किया,
तो ये हमने हिस्ट्री करा, ठीक है, बाहर क्लिक किया तो ये क्या मैसेज आ गया आपके पास, हिस्ट्री इज़ ए रिजर्व्ड नेम, ये एक रिजर्व नेम है, इसलिए आप वर्कशीट का नेम हिस्ट्री यहाँ पर नहीं रख सकते हो। आगे है यहाँ पर, ओके कर देते हैं इसको, ABCD 1001, ठीक है, ये हमने यहाँ पर नेम ऐड किया तो बिल्कुल नेम ऐड यहाँ पर हो गया है। तो ऑप्शन 4 स्टेटमेंट जो यहाँ पर है बिल्कुल ट्रू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये तो हलवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही आंसर है, ए हाइड्स IP एड्रेस बाय लेटिंग द नेटवर्क रीडायरेक्ट इट थ्रू ए स्पेशली कॉन्फ़िगर्ड रिमोट सर्वर रन बाय ए VPN होस्ट। इनमें से कौन सा आपका IP एड्रेस को क्या करता है, हाइड करने का कार्य करता है। तो एक ही बचा है आपका, एक ही बचा क्या है, एक ही आंसर है आपका, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। IP एड्रेस को हाइड करने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी रहेगी। फर्स्ट दे रखा है, इन ऑर्डर टू चेंज ऑटो करेक्ट सेटिंग इन MS वर्ड गो टू व्यू विंडो और स्प्लिट। देखो एग्जामिनर ने कितना इजी ऑप्शन आपके सामने डाला है, ऑटो करेक्ट हम कर रहे हैं और एग्जामिनर यहाँ पर जो प्रोसेस बता रहा है विंडो को स्प्लिट करने की बता रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो यही आपकी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट रहेगा। ऑटो करेक्ट सेटिंग कहाँ से होती है, फाइल के अंदर जाते हैं, फाइल के बाद ऑप्शंस पर जाने के बाद प्रूफिंग, प्रूफिंग के अंदर जाने के बाद ऑटो करेक्ट की सेटिंग हम करते हैं, करके भी दिखाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके टोटली इनकरेक्ट। नेक्स्ट, टू स्टार्ट ए चेक ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर इन MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट जस्ट प्रेस 7। अगर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना है तो आप सिंपली यहाँ पर F7 प्रेस करते हो, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द आइकन, जो आपको आइकन दे रखा है इन रिव्यू टैब इन MS वर्ड 365 इज ए स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग आइकन। तो ये जो आपका आइकन है ये आपका बिल्कुल स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग आइकन रहेगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यूजिंग द थिसैरस फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 वी कैन लुक अप टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। थिसैरस फीचर का यूज करके हम उस वर्ड से रिलेटेड सिनोनिम और एंटोनिम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की क्या रहती है, थिसैरस की शिफ्ट प्लस F7। तो ये भी आपकी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट रहेगी। चलिए देखते हैं अब एक एक करके। ये हमने MS वर्ड ओपन किया, ऑटो करेक्ट सेटिंग करेंगे। सबसे पहले हम फाइल सेक्शन के अंदर गए, फाइल टैब के अंदर ऑप्शंस पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको प्रूफिंग पर क्लिक करना है और यहाँ से आप ऑटो करेक्ट की सेटिंग कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर रिव्यू टैब के अंतर्गत आपको जाना है। ये जो फीचर रहता है आपका, जो आइकन हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, किसका रहता है, स्पेलिंग और ग्रामर का। नेक्स्ट यहाँ पर है थिसैरस की शॉर्टकट की क्या रहती है, शिफ्ट के साथ F7, जिसके अंदर हम वर्ड से रिलेटेड सिनोनिम और एंटोनिम्स को यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। और कुछ बच गया, कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बता दिया ना, बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following options is used to save a file in CSV format in Microsoft Excel 365। इनमें से किस ऑप्शन का यूज आप फाइल को CSV फॉर्मेट में सेव करने के लिए Excel 365 के अंदर यूज करते हो, तो ये आपको बताना है। जब आपको किसी फाइल को किसी डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर सेव करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेव एज का यूज करते हैं। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर राइट रहेगा। फिर उससे रिलेटेड मान लो आपको PDF चाहिए तो आप PDF को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर आपको कोई फॉर्मेट चाहिए तो आप उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करोगे। जैसे मैं यहाँ पर एक्सेल ओपन करता हूँ, ये मैंने एक्सेल ओपन किया, ठीक है, F12 की प्रेस की, F12 की शॉर्टकट F12 किसके लिए होती है, सेव एज के लिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर CSV फॉर्मेट चाहिए तो आप CSV फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट करके उसको सेव कर सकते हो। तो ये जो हमारा फाइल है, जो हमारी एक्सेल शीट है, वो CSV फॉर्मेट के अंदर सेव हो जाएगी, ठीक है। तो सेव एज पर हमें क्लिक करना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहचाने की दिया गया कथन सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। फर्स्ट दे रखा है द MS Excel 365 फंक्शन विच रिटर्न्स नंबर ऑफ सेल्स इन सिलेक्टेड रेंज दैट कंटेन टेक्स्ट और वैल्यूज। MS Excel के अंदर जब हम किसी रेंज के अंदर सेल्स को काउंट करते हैं जिनके अंदर टेक्स्ट और वैल्यूज़ हैं, उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, काउंट ए फीचर का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर दे रखा है बट नोट ब्लैंक सेल इज़ काउंट नॉन ब्लैंक। तो इस प्रकार का फीचर आपको कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है एक्सेल के अंदर। तो टोटली यहाँ पर
रॉन्ग स्टेटमेंट रहेगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इसके लिए किसका यूज करते हैं, काउंट ए का। ठीक है, ये हमने यहाँ पर खोला एक्सेल और यही हमारे पास कुछ टेक्स्ट है। अब इसका ही यहाँ पर देख लेते हैं, इज इक्वल टू काउंट ए, सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पर जो ब्लैंक सेल्स हैं उनको काउंट नहीं करेगा, केवल काउंट ए जो हमारा फीचर रहता है जिसके अंदर जिन सेल्स के अंदर टेक्स्ट और नंबरिंग है उनको ही यहाँ पर काउंट करता है। तो काउंट ऑन ब्लैंक सेल्स कुछ यहाँ पर होता नहीं है एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पागल काटने के लिए ये डाल दिया गया। नेक्स्ट, द MS Excel 365 फंक्शन चूज कम्स अंडर लुकअप एंड रेफरेंस। फॉर्मूलाज के अंदर जो आप लुकअप एंड रेफरेंस के अंदर जाते हो तो आपको चूज फंक्शन वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये बिल्कुल आपकी राइट स्टेटमेंट यहाँ पर रहेगी। इन MS Excel ए बार चार्ट इलस्ट्रेट्स द कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम्स। जब आपको अलग अलग आइटम्स का कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए हम बार चार्ट का यूज कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। तो कौन सी यहाँ पर ट्रू है, फर्स्ट यहाँ पर फॉल्स है और दोनों ट्रू हैं। तो ऑप्शन 4 इसका आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमने एक्सेल यहाँ पर ओपन किया, फॉर्मूलाज के अंदर गए, लुकअप एंड रेफरेंस के अंदर गए, तो यहाँ पर आपको चूज फंक्शन देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर क्या था, भूल गया मैं तो यार, हाँ, बार चार्ट। तो कभी भी हमें इंडिविजुअल आइटम्स का कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए हम बार चार्ट का यहाँ पर यूज़ करते हैं या कॉलम चार्ट का यूज आप करोगे। ठीक है, तो कॉलम चार्ट और बार चार्ट दोनों कंपैरिजन के अंदर यूज में लाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। सारे क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स यहाँ पर दे रखे हैं। नेक्स्ट, द एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। देखो ADCL की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट यहाँ पर SDSL, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये दोनों किसके पार्ट हैं, DSL ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के। ठीक है, तो बिल्कुल आपकी ये राइट स्टेटमेंट रहेगी। DSL क्या होता है, ये ट्रांसमिट करता है डिजिटल डाटा को ओवर द टेलीफोन लाइन्स। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है द इंटरनेट, ये बिल्कुल फर्स्ट जो आपकी राइट स्टेटमेंट है वही। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है द इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर इज ए हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। IIS जो है ये आपका एक हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर रहेगा जिसे डेवलप किया गया किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और इसका यूज़, इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया है वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, वेब एप्लीकेशंस के लिए या अदर किसी वेब वर्क के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जो यूज होता है आपका किया गया है वो है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। और इसे जब रिलीज़ किया गया था, कब रिलीज़ किया गया था, एग्जाम में ये पूछ सकता है, तो 1995 के अंदर IIS को यूज़ किया गया था, जो कि आपका एक वेब सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का। नेक्स्ट यहाँ पर ए वेब सर्वर इज़ ए कंप्यूटर वेयर द वेब कंटेंट इज स्टोर। वेब को होस्ट करने के लिए या वेब कंटेंट को स्टोर करने के लिए किसका यूज़ होता है, वेब सर्वर का यूज़ होता है। तो ये बिल्कुल आपकी करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर राइट हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो विंडो 10 की शॉर्टकट कीज से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है यहाँ पर Alt प्लस एंटर। तो Alt प्लस एंटर का यूज किस लिए किया जाता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। अगर आपने कोई आइटम सेलेक्ट कर रखा है तो आप उसके ऊपर Alt प्लस एंटर प्रेस करोगे तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। फर्स्ट का यहाँ पर मैच होगा किसके साथ, सेकंड के साथ। नेक्स्ट है Alt प्लस स्पेस बार, कल भी आपको हमने करवा कर देखा था। ओपन द शॉर्टकट मेन्यू फॉर द एक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो के लिए ये शॉर्टकट मेन्यू क्या करता है, ओपन करता है। नेक्स्ट यहाँ पर शिफ्ट प्लस इंसर्ट। तो शिफ्ट प्लस इंसर्ट का यूज किया जाता है पेस्ट द सिलेक्टेड आइटम को। नेक्स्ट है Alt प्लस टैब, तो काफ़ी बार करवा चुके हैं। स्विच बिटवीन ओपन एप्स, तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा A का सेकंड, B का थर्ड, C का फोर्थ और D का 1। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर आपका बनेगा। ठीक है, Alt एंटर किसी और वीडियो के अंदर आपको करके दिखाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए सिंबल रिप्रेजेंटिंग प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन और ए शॉर्टकट टू एन आइटम, फाइल और प्रोग्राम ऑन ए कंप्यूटर इन विंडो एक्सपी। तो आपको विंडो 10 के अंदर भी देखने को मिलता है आइकन बटन, ठीक है। डिफरेंट प्रोग्राम्स और डिफरेंट एप्लीकेशंस का जो आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा आइकन। ऑप्शन फर्स्ट इसका आपका राइट आंसर बनेगा। जैसे हम यहाँ पर ये जो आपके बन रहे हैं क्या है, ये आइकन ही तो हैं, और ये कि आपका उस आइटम का क्या है एक शॉर्टकट रहता है। जैसे मुझे यहाँ पर कुछ भी ओपन करना है तो मैं उस पर क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, और हर एक यहाँ पर एप्लीकेशन या प्रोग्राम का यहाँ पर एक आइकन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, चाहे वो विंडो XP हो या विंडो 10 हो। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर नेविगेशन एंड फाइंड एंड रिप्लेस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर एंड रिस्पेक्टिवली। नेविगेशन के लिए और फाइंड एंड रिप्लेस के लिए यहाँ पर आपसे शॉर्टकट की पूछी गई है, क्या रहेगी। तो नेविगेशन का यूज़ करके हम कुछ भी टेक्स्ट, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर से, ठीक है। तो फाइंड के लिए कंट्रोल F, और फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किसी टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करना है तो कंट्रोल+H का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो कंट्रोल+F और कंट्रोल+H का यूज हम यहाँ पर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल F प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो नेविगेशन आपका ओपन हो गया है। तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो जो आपको फाइंड आउट यहाँ से करना है। कंट्रोल H जब मैं प्रेस करता हूँ तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, उसे किसके साथ रिप्लेस करना है, ये आप यहाँ पर डालोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। मैच द कॉलम्स, मिलान यहाँ पर आपको करना है, तो ये तो आपका इजी क्वेश्चन है। CPU हलवा क्वेश्चन। नेक्स्ट PROM, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो फर्स्ट का सेकंड, और B का थर्ड, C का चौथा और D का पहला। ऑप्शन फर्स्ट इसका, थर्ड आपका इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स हेल्प्स टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स इन विंडो XP। ये विंडो XP का पूछ रखा है, ठीक है, या विंडो 10 का भी पूछे तो वही यहाँ पर काम है। अगर फाइल्स को और फोल्डर्स को आपको मैनेज करना है तो आप कहाँ से उनको मैनेज करोगे, विंडो फाइल एक्सप्लोरर से ही तो उनको क्या करोगे, मैनेज करोगे, ठीक है। इंटरनेट ब्राउजर का यूज़ होगा क्या, हेल्प का यूज़ होगा, प्रोग्राम फाइल्स का होगा, बिल्कुल नहीं होगा। केवल आपको फाइल एक्सप्लोरर का यूज यहाँ पर करके जो भी फाइल आपको मैनेज करनी है, कोई भी फोल्डर आपको मैनेज करना है, उसे आप कर सकते हो। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा फर्स्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। इजी क्वेश्चन। फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू कॉपी कंटेंट टू द क्लिपबोर्ड। कंटेंट को कॉपी करने के लिए क्लिपबोर्ड पर शॉर्टकट की क्या रही, कंट्रोल C का यूज हम यहाँ पर करते हैं। फाइंड के लिए कंट्रोल F, कंट्रोल A, कंप्लीट यहाँ पर कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल V, पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 18 की तीसरी में थर्ड शिफ्ट के अंदर ही पूछा गया था। इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। थर्ड शिफ्ट वाला सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। इसका मैं सीधा आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा यहाँ पर। लेक्सिकल एनालिसिस, फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है लेक्सिकल एनालिसिस। तो लेक्सिकल एनालिसिस कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर फर्स्ट स्टेज आपको देखने को मिलती है। लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर सोर्स कोड आता है, फिर सोर्स कोड को क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है, स्कैन करके उसको क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है किसके अंदर, टोकन्स के अंदर, ठीक है। फिर उसे नेक्स्ट सिंटैक्स एनालिसिस के पास भेज दिया जाता है। तो लेक्सिकल एनालिसिस को ही हम क्या बोलते हैं, स्कैनिंग बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, स्कैनिंग का कार्य आपका होता है। तो फर्स्ट का सेकंड के साथ में होगा इन दिस स्टेज कंपाइलर रीड्स द सोर्स कोड। यहाँ पर सोर्स कोड को रीड किया जाता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, फिर उसे ब्रेक डाउन कर दिया जाता है एक सीरीज ऑफ टोकन्स के अंदर, जैसे आपके कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर्स। फिर आता है आपका सिंटैक्स। तो सिंटैक्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पर कोड की क्या की जाती है, उसको चेक किया जाता है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो B का थर्ड हो जाएगा। कल मैंने आपको बताया था कंपाइलर चेक द सिंटैक्स ऑफ द सोर्स कोड टू एंश्योर दैट इट कन्फर्म द रूल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है, सिंटैक्स पर पार्सिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। पार्स ट्री यहाँ पर बनता है आपका। नेक्स्ट आता है सिमेंटिक एनालिसिस। तो सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर यहाँ पर सोर्स कोड का मीनिंग चेक किया जाता है कि वो कुछ सेंस वगैरह दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है, सिमेंटिकली करेक्ट है या नहीं है वो। इन दिस स्टेज कंपाइलर चेक्स द मीनिंग ऑफ द सोर्स कोड टू एंश्योर दैट इट मेक्स सेंस। तो इसका फोर्थ हो जाएगा कोड जनरेशन। ये आपकी फाइनल स्टेज है जब आपका फाइनली कोड यहाँ पर
एग्जीक्यूट हो जाता है। तो डी का फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ए का सेकंड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का पहला। तो फर्स्ट इसका आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 18/6 की फर्स्ट शिफ्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। क्वेश्चंस भेजिए, आंसर की भेजिए, कंप्लीट ना भेजो तो कम से कम अपना कंप्यूटर उसमें से एक्सट्रैक्ट करके एज ए PDF वो भेज सकते हो 9728275755 पर। कोई भी एरर होगा आंसर की के अंदर, कंप्यूटर वाले सेक्शन के अंदर, उसकी गारंटी मेरी है, तो मैं आपको बता दूंगा। ये मेरा नंबर है 9728275755। टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हो। उस तरह की इंग्लिश शिफ्ट मेरे पास अभी तक नहीं आई है, हिंदी के अंदर आई है, मुझे चाहिए इंग्लिश के अंदर, क्योंकि इंग्लिश के अंदर कॉपी पेस्टिंग और आपकी जो PPT होती है उनको बनाने में दिक्कत नहीं आती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। हम कर रहे हैं लेटेस्ट TCS के कंप्यूटर के क्वेश्चंस। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको TCS के कंप्यूटर को टैकल करना है, अच्छा स्कोर करना है, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप कंप्यूटर को सोल्व ही नहीं कर पाओगे। TCS का मेन फोकस यहाँ पर रहता है कैंडिडेट की यहाँ पर नॉलेज चेक की जाए कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज कंप्यूटर कितनी है। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आपको मैक्सिमम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट का A, सेकंड का B, थर्ड का C, ऐसे टीचर से बचो, कोई फ़ायदा नहीं है। जिस प्रकार से CGL मेंस के अंदर रह गए उसी प्रकार से दोबारा रह जाओगे जब तक आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन नहीं करोगे। ठीक है, और सपोर्ट करो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करो, शेयर करो और कमेंट करो अच्छे, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। हम कर रहे हैं यहाँ पर BSF HCM के क्वेश्चन पेपर सोल्व। मैक्सिमम शिफ्ट हम सोल्व कर चुके हैं, 1 या 2 शिफ्ट हमारी बाकी हैं, जल्दी उनको भी सोल्व हम कर देंगे। BSF HCM का एग्ज़ाम TCS के द्वारा कंडक्ट आपका करवाया गया था। आज हम करने वाले हैं 17/6/2023 की फर्स्ट शिफ्ट। अगर आप प्लेलिस्ट को अच्छे से कर चले जाओगे, ये हमारी प्लेलिस्ट हैं। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की है, BSF HCM की नहीं, इन सभी के अंदर TCS के PYQs करवा रखे हैं। तो सभी प्लेलिस्ट को आपको यहाँ पर कवर करना है। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम CGL और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अवेलेबल फॉर प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट इन MS Word 2010। MS Word 2010 के अंदर जब हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो उस टाइम पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट क्या रहती है, कंट्रोल के साथ P या कंट्रोल के साथ F2। ये भी आपको याद रखनी है, TCS ने पूछ रखी है। ठीक है, और प्रिंट फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ये आपको फाइल टाइप के अंतर्गत देखने को मिलता है, ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो कौन कौन से यहाँ पर फीचर देखने को मिलते हैं, प्रिंट कस्टम रेंज, प्रिंट ऑल पेजेस, प्रिंट सिलेक्शन, लेकिन प्रिंट एड सीन फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं। ये हमने MS Word ओपन किया, फाइल टैब पर क्लिक किया, यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करोगे। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर सेटिंग्स के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको 4 फीचर्स देखने को मिलेंगे। प्रिंट ऑल पेजेस बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। एग्जामिनर ऐसे ही पूछ सकता है बाय डिफ़ॉल्ट क्या आपको देखने को मिलता है प्रिंट के अंदर, तो प्रिंट ऑल पेजेस आपको देखने को मिलता है। जितने पेजेस आपके डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारे आपके प्रिंट हो जाएंगे। सेकंड है यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन, जितना आप सिलेक्शन करोगे केवल उसका ही प्रिंट निकलेगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंट करंट पेज, इसके अंदर करंट पेज का आपका प्रिंट निकलेगा। नेक्स्ट आपका कस्टम प्रिंट, इसके अंदर जितनी भी आप रेंज यहाँ पर सिलेक्ट करोगे उसका प्रिंट निकलने वाला है। तो फाइल टाइप के अंतर्गत आपको प्रिंट कमांड यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके अंदर 4 फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू वर्ल्ड वाइड वेब इज फॉल्स। वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी है और पूछ रखा है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट दे रखा है द लास्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड एज होम पेज। लास्ट पेज वेब पेज जो वेबसाइट का रहता है उसे होम पेज बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बोलते। होम पेज तो आपका फर्स्ट पेज होता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट ही कितनी आसान आपकी दे रखी है, यही आपकी गलत हो जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट इसका आपका राइट आंसर बनेगा। एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिक यूनिट ऑफ एवरी वेबसाइट किसको बोलते हैं? तो बेसिक यूनिट जो रहती है आपकी वेबसाइट्स की
वो होती है वेब पेज। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर हम देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिट्राइविंग ए वेब पेज फ्रॉम ए वेब सर्वर ऑन यूज़र कंप्यूटर इज कॉल्ड एज डाउनलोडिंग। वेब सर्वर से यूज़र कंप्यूटर के अंदर किसी डाटा कॉपी करना क्या कहलाता है आपका डाउनलोडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जाता है। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, ये तो हाईलाइटेड क्वेश्चन हो गया TCS का। वेब सर्वर से कंप्यूटर के अंदर डाटा कॉपी करना क्या कहलाता है आपका डाउनलोडिंग, और सिस्टम से वेब सर्वर पर डाटा कॉपी करना क्या कहलाता है आपका अपलोडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वेब सर्वर आर होस्ट कंप्यूटर्स दैट स्टोर थाउजेंड ऑफ वेब पेजेस। वेब सर्वर या आपके होस्ट कंप्यूटर्स होते हैं जिनके अंदर आपको थाउजेंड ऑफ वेब पेजेस देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बनेगी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आपका राइट आंसर बनेगा। फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड एज होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर, इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेव ए प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint 2010। MS PowerPoint 2010 के अंदर प्रेजेंटेशन को सेव करने की शॉर्टकट की आपसे पूछी गई, क्या रहेगी? तो काफ़ी हलवा सवाल है। कंट्रोल के साथ S, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल कंटेंट, कंट्रोल B पेस्ट करने के लिए यहाँ पर शॉर्टकट की रहती है। हलवा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंसर्ट ए फुटनोट इन MS Word 2010। MS Word 2010 के अंदर फुटनोट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी, आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Alt + F। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। कंट्रोल Alt + D की यहाँ पर बात करें तो इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट और फुट नोट में क्या डिफरेंस होता है? एंड फुट नोट जो रहेगा आपका पेज के एंड में लगेगा, ठीक है, जबकि फुट नोट जो रहेगा पेज के एंड में लगेगा, और एंड नोट एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट के अंदर लगता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ लेता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ, ठीक है। अब मुझे किसी चीज़ को इलेबोरेट करना है, कुछ और ऐड करना है, तो मैं उसके अंदर फुटनोट का यूज करूँगा, ठीक है। कंट्रोल Alt और F मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर आपको फुटनोट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका कुछ भी इलेबोरेशन दे सकते हो जो आप देना चाहो, और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे फुटनोट का सिंबल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड नोट की यहाँ पर बात करें, कंट्रोल Alt D जब हम प्रेस करते हैं तो आपको इस प्रकार से एंड नोट देखने को मिल जाएगा। फुट नोट और एंड नोट में क्या डिफरेंस है? मेजर, ये जो आपको, जैसे मैं इसको जूम करता हूँ फिर आपको अच्छे से दिखेगा, ये हमने यहाँ पर एंड नोट लगाया था, तो हमने केवल एक ही पेज ले रखा है, एक ही पेज ले रखा है, तो ये आपका एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पेज हों, काफ़ी ज़्यादा पेजेस हों, तो आपको ये सबसे लास्ट में देखने को मिलता है एंड नोट, ठीक है। डिफरेंस क्या रहेगा? फुट नोट आपको हमेशा नंबरिंग के अंदर देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5 6, और ये आपको रोमन्स के अंदर देखने को मिलेगा एंड नोट, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिफरेंस है, याद रखना, एग्जामिनर पूछ सकता है ये। नेक्स्ट एक और लिख लो, किसी डॉक्यूमेंट को जैसे यहाँ पर दे रखी है Alt + Shift + F2 F12 तो कुछ होता नहीं है, Shift + F12 की अगर हम बात करें ये नहीं होगा, ठीक है। Shift + F12 की बात करें तो किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, सेव द डॉक्यूमेंट, Shift + F12 का हम यूज यहाँ पर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू सेव एन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट? इससे हलवा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। पहले पूछा गया था पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन को सेव करने की शॉर्टकट की, और यहाँ पर पूछा गया है MS वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की। तो कंट्रोल S यहाँ पर रहेगी, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल N न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कंट्रोल A ऑल सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल B बोल्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिजाइंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर कॉरपोरेट एप्लीकेशन? इनमें से कौन सा पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर डिज़ाइन किया गया था कॉरपोरेट एप्लीकेशंस के लिए? तो ये भी आसान क्वेश्चन है आपका। ENIAC इज द राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन। ENIAC की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर।
ENIAC के और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कब इसको डिज़ाइन किया गया था? 1945 के अंदर। किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो इसे डिज़ाइन करने वाले थे जोहन मोचली और जे प्रेस्पर एकर्ट। ठीक है, एक और पूछा जाता है कौन सी जनरेशन का था? तो ये था आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवैक भी ये भी आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन का ही था ये। ठीक है, डिज़ाइन किसने किया था यूनिवैक को? तो जोहन मोचली और जे प्रेस्पर एकर्ट के द्वारा इसको डिज़ाइन यहाँ पर किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू फॉर्मेटिंग ए वर्कशीट यूजिंग फॉर्मेट एज ए टेबल स्टाइल इन माई MS Excel 2019। वर्कशीट को फॉर्मेट करने के लिए हम यूज यहाँ पर करेंगे फॉर्मेट एज ए टेबल का। तो फॉर्मेट एज ए टेबल के लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है ऑप्शन फर्स्ट Alt+T शॉर्टकट की यहाँ पर रहेगी फॉर्मेट एज ए टेबल स्टाइल को ओपन करने के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर एक्सेल ओपन करो। एक्सेल ओपन मैंने कर लिया, Alt+H और T मैंने यहाँ पर प्रेस किया तो आप देख पा रहे हो फॉर्मेट एज ए टेबल यहाँ पर एक्टिव हो गया। जिस प्रकार का यहाँ पर आपको लेआउट चाहिए है टेबल का, उस प्रकार का लेआउट आप सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हो अपनी वर्कशीट के अंदर फॉर्मेटिंग करने के लिए। चलिए, और यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने वाले हैं ओल्ड से जो आपकी TCS के द्वारा पूछी गई है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आती है मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर के लिए यहाँ पर कौन कौन सी होती है? Alt+H+M+C। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये यहाँ पर हमने कुछ लिया। ठीक है, अब मुझे फर्स्ट 2 सेल को सिलेक्ट करना है। Alt के साथ H प्रेस करोगे, फिर M, फिर C। तो ये आप देख पा रहे हो मर्ज एंड सेंटर आपका हो गया। 2 सेल्स आपकी मर्ज हो गई हैं और जो हमारे यहाँ पर टेक्स्ट था वो आपका क्या हो गया है? सेंटर के अंदर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर लिखो आउटलाइन बॉर्डर। सेल पर आउटलाइन बॉर्डर अप्लाई करने के लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है Ctrl+M% साइन। ठीक है, या Ctrl+Shift+7 का आप यूज करोगे। चलिए देखते हैं आउटलाइन बॉर्डर अप्लाई करने के लिए। थोड़ा बड़ा कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आउटलाइन बॉर्डर हमें अप्लाई करने हैं। आउटलाइन बॉर्डर के लिए हम कंट्रोल के साथ M% साइन को यहाँ पर प्रेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल के साथ, अरे क्या हो गया, ये हमने सेलेक्ट किया, Ctrl+M% प्रेस किया, नहीं लग रहा है, क्या दिक्कत आ गई? Ctrl+M%, Ctrl+Shift+7 लग गया। देखो Ctrl+Shift+7 मैंने प्रेस किया तो ये आपका आउटलाइन बॉर्डर यहाँ पर लग गया है। ठीक है, इसी प्रकार से Ctrl+M% साइन का यूज करके हम आउटलाइन बॉर्डर यहाँ पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। को ओपन करने के लिए, तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ P। चलिए देखते हैं। ये गए हम एक्सेल पर, कंट्रोल शिफ्ट और P हमने प्रेस किया तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो गया। तो यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग अपनी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। पेस्ट स्पेशल के लिए ये सारी TCS के द्वारा पूछी गई है। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+V, या आप यूज़ कर सकते हो इसके इक्विवेलेंट Alt के साथ E+S। ठीक है, दोनों में आपको यहाँ पर यूज करके दिखाता हूँ। कंट्रोल Alt और V, तो पेस्ट स्पेशल आपका ओपन हो गया, या Alt के साथ ES आप प्रेस करोगे तो पेस्ट स्पेशल आपका यहाँ पर ओपन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है एडजस्ट द कॉलम विड्थ। अगर हम टेबल बना रहे हैं, ठीक है, कंटेंट हमारा बाहर निकल रहा है और हमें कॉलम विड्थ को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट।
तो उसके लिए हम शॉर्टकट की क्या रखेंगे, ओल्ड प्लस ओ प्लस सी प्लस डब्ल्यू, इसका यूज हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए करके दिखाते हैं। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं दिनेश कुमार। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कंटेंट हमारा बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट ओ सी और डब्ल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप अपनी जो कॉलम की विड्थ है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। ठीक है ना, तो एडजस्ट करने के लिए कॉलम विड्थ ऑल्ट ओ सी और डब्ल्यू का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र वाज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। जो फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है वो कौन सी कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है वो आपको बताना है। तो ये आपका मोजिला का ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कब रिलीज़ किया गया था, 2004 के अंदर। और इसके रेंडरिंग इंजन के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है, रेंडरिंग इंजन कौन सा रहेगा मोजिला फायरफॉक्स के अंदर, तो ये रहेगा चिक्कू। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इन MS वर्ड इज यूज टू गो टू द फाइल टैब। कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का MS वर्ड 2010 के अंदर यूज किया जाता है फाइल टैब पर जाने के लिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फाइल टैब पर जाने के लिए Alt + F का यूज करते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं। Alt के साथ क्या था, Alt के साथ F था ना, Alt + F मैंने प्रेस किया यहाँ पर, तो फाइल टैब हमारा एक्टिव हो गया है। अब इसको मैं छोटा कर देता हूँ क्योंकि मुझे आपको एक चीज़ करके दिखानी है। ठीक है, अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो TCS से द्वारा पूछी गई है, चेंज ऑल टेक्स्ट इन लोअर केस। इसकी शॉर्टकट की आपको बतानी है, Alt + H7 और L, ये आपकी शॉर्टकट की रहेगी अगर आपको कंप्लीट टेक्स्ट को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं, इसको बड़ा कर लो। ठीक है, तो मैंने कंप्लीट को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद Alt प्रेस किया मैंने, Alt प्रेस करने के बाद H प्रेस किया, फिर 7 प्रेस किया, फिर L प्रेस किया, तो आप यहाँ पर देख पाए होंगे लोअर केस के अंदर हमारा कंप्लीट टेक्स्ट हो गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी, TCS ने काफ़ी बार पूछी है। Alt + H7L, पहले Alt प्रेस करोगे, फिर H, फिर 7, फिर L, तो आपका कंप्लीट टेक्स्ट लोअर केस के अंदर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट विल लॉन्च द स्टार्ट मेन्यू इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट लॉन्च करता है स्टार्ट मेन्यू को विंडोज़ के अंदर, तो कौन सा करता है भाई, ESC बिल्कुल नहीं, ओम नहीं, तो यहाँ पर करेगा विंडोज़। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट रहेगा, विंडोज़ के अंदर आपको स्टार्ट मेन्यू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कंप्यूटर मेमोरी आर ट्रू और फॉल्स। कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में आपको यहाँ पर स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट राइट है और कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, ऑक्सिलरी मेमोरी होल्ड्स प्रोग्राम एंड डेटा फॉर फ्यूचर यूज बिकॉज इट इज़ नॉन वॉलेटाइल। जो आपका डाटा प्रोग्राम्स को क्या करती है, ऑक्सिलरी मेमोरी होल्ड करती है, और जो आपका डाटा है उसे क्या रखती है, सुरक्षित रखती है आपके फ्यूचर यूज़ के लिए। ऑक्सिलरी मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी भी यहाँ पर बोलते हैं, जिसकी आपकी कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। वो आपकी एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी रहती है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क टाइप, जैसे आपका HDD हो गया, CD हो गया, DVD हो गया। ठीक है, ये सारी आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रहेंगी। रैम रोम ये आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंदर होती हैं, तो ये आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी राइट है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस आर कैश और रैम। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आपकी HDD आती हैं, CD आती हैं, DVD आती हैं, लेकिन कैश और रैम आपकी प्राइमरी के अंदर आती है, नॉट इन सेकेंडरी। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। फर्स्ट इसका ट्रू स्टेटमेंट है, नेक्स्ट इसका फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर रहेगा। कैश आपको CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच में देखने को मिलता है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर।
क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर बोल रहा है इन MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट एन ईमेल एड्रेस टेक्स्ट स्ट्रिंग इज ऑटोमेटिकली शोन एज ए हाइपरलिंक टू रिमूव दिस लिंक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मस्ट बी सिलेक्टेड आफ्टर राइट क्लिक ऑन इट। ये बोल रहा है MS वर्ड के अंदर जब भी हम ईमेल एड्रेस को टाइप करते हैं ना तो हाइपरलिंक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको इसको रिमूव करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे ये आपको बताना है। तो रिमूव अंडरलाइन बिल्कुल नहीं, कन्वर्ट टू रेगुलर टेक्स्ट ये भी नहीं, एडिट हाइपरलिंक नहीं, रिमूव हाइपरलिंक पर आप क्लिक करके हाइपरलिंक को रिमूव कर सकते हो। चलिए दिखाते हैं वो आपको। एक नया डॉक्यूमेंट ओपन किया मैंने, अपना ही ईमेल एड्रेस डाल लेता हूँ। ये मेरा ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो हाइपरलिंक के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, क्वेश्चन में पूछ रखा है, और रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक करूँगा तो हाइपरलिंक यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो जब तक आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी तब तक आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। तुक्का मार क्या हो तो आपकी मर्जी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज या ऑप्टिकल डिस्क, इनमें से कौन सी आपको बताना है। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, CD इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको दो टाइप की डिस्क देखने को मिलती हैं। एक तो होती है मैग्नेटिक डिस्क, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एक होती है ऑप्टिकल डिस्क। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है तो आज आपको यहाँ पर डिफरेंस हम बताएंगे। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर डाटा जो रहेगा उसे स्टोर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो यहाँ पर डाटा स्टोर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेज़र लाइट। देखिए मेजर डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर लेज़र लाइट की हेल्प से डाटा को स्टोर किया जाता है, जबकि मैग्नेटिक डिस्क के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से यहाँ पर डाटा को स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो ये आपकी फिक्स्ड स्टोरेज मीडिया है। फिक्स्ड स्टोरेज का मतलब क्या है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क हो गई, सिस्टम के अंदर क्या रहती है वो परमानेंटली फिक्स रहेगी। लेकिन जो आपकी ऑप्टिकल डिस्क हैं ये आपकी पोर्टेबल होती हैं, जब आप चाहो इनका यूज़ कर सकते हो। जैसे CD हो गया, DVD हो गया, ब्लू-रे डिस्क हो गया, कि आपकी कौन सी डिस्क हैं ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो इसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सारी आपकी मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आएंगी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस इज नोन एज। ईमेल का पहला भाग कौन सा होता है आपको बताना है। तो ईमेल के अंदर आपको दो पार्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक तो यूज़र नेम, दोनों सेपरेट होते हैं @ से, एंड द लास्ट पार्ट इज डोमेन नेम, ठीक है। तो पहला पार्ट ये रहेगा यूज़र नेम, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, और सेकेंड आपका डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कीज इज यूज टू अंडो एन एक्शन इन विंडोज 10। कोई आपने एक्शन यहाँ पर परफॉर्म किया, अब अंडो करना है आपको उसको, तो इसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ यहाँ पर करेंगे वो आपको बताना है। तो अंडो के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल के साथ Z, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ऑल टैब की बात करें तो ये काफ़ी बार हम डिस्कस करते हैं, स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स। जितने प्रोग्राम्स ओपन आपने कर रखे हैं उनके बीच में अगर आपको स्विच करना है तो Alt+ टैब का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आपको सिस्टम को लॉक करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है विंडो की प्लस में L। तो इससे क्या हो जाएगा, सिस्टम आपका लॉक हो जाएगा, PC लॉक हो जाएगा। एक आती है आपकी F2। तो सिलेक्टेड आइटम को रीनेम करने के लिए रीनेम द सिलेक्टेड आइटम, कोई आइटम आपने सेलेक्ट कर रखा है उसको रीनेम करना है तो F2 की आप प्रेस करोगे। F3 की बात करें तो सर्च फॉर फाइल या फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर के अंदर कुछ भी फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए F3 की का यूज करते हैं। F5 की बात करें तो रिफ्रेश द एक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, F5 का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको हटाते हैं अब यहाँ से। सेकंड,
तो ये हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। अब एक एक करके यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। लॉक तो मैं करूँगा नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब मैंने ये फाइल सेलेक्ट की, अब मुझे इसको रीनेम करना है, तो F2 की मैंने प्रेस की, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक्टिव हो गया है। अब मैं उसका कुछ भी नाम दे सकता हूँ जो मैं देना चाहूँ। तो F2 की का यूज़ करते हैं हम सिलेक्टेड आइटम को रीनेम करने के लिए। अब चलते हैं फाइल एक्सप्लोरर की तरफ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर F3 की प्रेस कर रहा हूँ, तो देखो सर्च आपका एक्टिव यहाँ पर हो गया है। कुछ भी फाइल या फोल्डर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू एंटर ए न्यू लाइन इन द सेम सेल। ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है टीचर्स के द्वारा, ठीक है। सेम सेल के अंदर न्यू लाइन से टेक्स्ट को स्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी। तो एक बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ऑल्ट प्लस एंटर का यूज यहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, COBOL एंड जावा वर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। C++, COBOL और जावा का यूज कौन सी जनरेशन कंप्यूटर के अंदर किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका यूज यहाँ पर किया गया है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर C++, COBOL और जावा का यूज यहाँ पर किया गया है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था। फोर्थ जनरेशन के अंदर कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, पर्ल, पाइथन, रूबी और SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन की यहाँ पर बात करें तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर मरकरी, एग्जामिनर पूछ सकता है, ये कभी हल्के में ले रहे हो। प्रोलॉग ये तो पूछ चुका है, प्रोलॉग कौन सी जनरेशन के अंदर यूज में लाई जाती है, तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज दैट आर एंटर इनटू द सेल ऑफ एन MS एक्सेल वर्कशीट। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार हम करवाते हैं आपको। न्यूमेरिक वैल्यू जो भी आप एंटर करते हो सेल के अंदर MS एक्सेल के अंदर, तो उसका अलाइनमेंट क्या रहता है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो उसका अलाइनमेंट आपका रहेगा राइट, ऑप्शन सेकंड आपका राइट रहेगा। टेक्स्ट का अलाइनमेंट रहता है लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। A is an image that fills the screen when the computer is left idle for some time। दोस्तों कभी भी हम काम करते हैं तो थोड़ी देर के लिए जब हम काम को स्टॉप कर देते हैं तो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली किसके साथ यहाँ पर क्या हो जाती है, फिल हो जाती है स्क्रीन सेवर के साथ। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। स्क्रीन सेवर आपको देखने को मिलता है जब भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पर गैप दे देते हैं किसी काम को करने के लिए, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन सेवर देखने को मिलता है। एग्जामिनर ये पूछ सकता है स्क्रीन सेवर की सेटिंग कहाँ से होती है, कैसे होती है। तो स्क्रीन सेवर की सेटिंग करने के लिए आपको सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा। सेटिंग के बाद पर्सनलाइजेशन के अंदर जाने के बाद लॉक स्क्रीन पर क्लिक करोगे। लॉक स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर सकते हो स्क्रीन सेवर, उसकी टाइमिंग वगैरह जो भी है आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर हम गए सेटिंग के अंदर, ठीक है। एग्जामिनर पूछ सकता है विंडो 10 के अंदर स्क्रीन सेवर की सेटिंग किस स्टेप्स को फॉलो करके होगी। तो हमने यहाँ पर सेटिंग्स ओपन कर ली। कहाँ पर जाना है आपको, अब ये दे देगा इनके अंदर से कौन सा फीचर्स, किस फीचर्स के अंदर से स्क्रीन सेवर्स की सेटिंग होगी। नेटवर्क, फ़ोन, टाइम इन लैंग्वेज, गेमिंग, ईज ऑफ एक्सेस या पर्सनलाइजेशन। तो पर्सनलाइजेशन पर होंगी, इस पर हमने क्लिक किया। फिर हम करेंगे यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर क्लिक, ठीक है। लॉक स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जिस भी प्रकार का यहाँ पर स्क्रीन सेवर चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं स्क्रीन सेवर की सेटिंग यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। तो गूगल डॉक्स बिल्कुल आपके वर्ड प्रोसेसर रहेंगे, वर्ड पैड बिल्कुल रहेगा, वो MS वर्ड तो आपका है ही, MS एक्सेस यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर नहीं रहेगा। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन है तो, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 17 तारीख की हमारी फर्स्ट शिफ्ट हो जाती है कंप्लीट, जिसके अंदर हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए। 1-2 शिफ्ट हमारी बाकी हैं, जल्दी उनको मैं डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। अब आंसर की रिलीज़ होने वाली है UP PCL की, जैसे वो रिलीज़ होंगी तो उनके कंप्यूटर हम
हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट TCS के कंप्यूटर के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल के अंदर TCS ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था BSF HCM का, जिसके अंदर 2020 क्वेश्चंस कंप्यूटर के पूछे गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। CHSL मेंस, CGL मेंस और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की परीक्षा के लिए। दोस्तों आपने जहां से भी BSF HCM की प्रिपरेशन की थी, अब आपको लेवल का पता ही लग गया होगा उनका लेवल क्या है और TCS का लेवल क्या रहता है। नाम देखकर किसी को भी फॉलो मत करो, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़े धोखे के अंदर रह जाओगे। हमारी प्लेलिस्ट को अगर आपने अच्छे से किया होता तो आपको BSF HCM के कंप्यूटर को सोल्व करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आई होती, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ रद्दी कंटेंट को गोली मारो, करीम कंटेंट पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। फालतू के लोगों को और फालतू के सब्सक्राइबर्स को देखकर आपको उनको फॉलो नहीं करना है, अदरवाइज आप अपने गोल से यहाँ पर दूर हो जाओगे। काफ़ी ज़्यादा बच्चे BSF HCM के अंदर कंप्यूटर के कारण ही मेरिट लिस्ट से आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रद्दी कंटेंट को फॉलो करते रहे। और मैं बार बार बोलता हूँ हमारे सब्सक्राइबर कम हैं लेकिन आपको यहाँ पर कंटेंट मिलेगा जेन्युइन और करीम कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। Which of the following option is not available under properties of this PC in Windows 10? Windows 10 से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। आने वाले टाइम के अंदर एक डेडिकेटेड वीडियो Windows 10 पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पर बोल रहा है दिस PC के अंदर प्रॉपर्टीज़ का जो आपका फीचर होता है उसके अंदर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा, प्रोटेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। प्रोटेक्ट की जगह यहाँ पर रहता है प्रोटेक्टिंग टू दिस PC, नॉट प्रोटेक्ट। टैबलेट आपको देखने को मिलेगा और मल्टीटास्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो प्रोटेक्ट इसका आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं। तो ये दिस PC को हम ओपन करेंगे। ओपन कर लिया, प्रॉपर्टीज ओपन करनी देना, कोई नहीं, यहाँ से कर लेंगे। दिस PC पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे तो जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे PC के अंदर वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साउंड की प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर एक, ठीक है। डिटेल में मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ एक एक फीचर। नोटिफिकेशन एंड एक्शन आपको देखने को मिलेगा, फोकस असिस्ट का फीचर यहाँ पर देखने को मिलेगा, पावर एंड स्लीप का फीचर देखने को मिलेगा, बैटरी का फीचर देखने को मिलेगा, स्टोर, टैबलेट, मल्टीटास्किंग, प्रोटेक्टिंग टू दिस PC, प्रोटेक्टिंग टू दिस PC आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, नोट प्रोटेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा भाई? ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ये आपको बताना है। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको विंडो से ही पूछा गया है और विंडो 10 इसके अंदर पूछी गई है। इन विंडो 10 व्हेन स्टोरेज सेंस इज टर्न्ड ऑन इट विल फ्री अप स्पेस व्हेन योर PC इज लो ऑन स्पेस। विंडो 10 के अंदर जब हम स्टोरेज सेंस को ऑन कर देते हैं, अगर आपके PC के अंदर स्पेस कम है तो ये क्या कर देता है? फ्री कर देता है स्पेस को। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, इन विंडोज 10 पावर एंड स्लीप ऑप्शन इज यूज टू सेव एनर्जी एंड बैटरी लाइफ। पावर एंड स्लीप ऑप्शन जो आपको विंडो 10 के अंदर देखने को मिलता है, ये ऑप्शन क्या करता है? एनर्जी और जो आपकी बैटरी लाइफ है उसको क्या करता है? सेव करने का कार्य करता है। तो ये भी आपकी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इन विंडोज 10 सेटिंग्स फॉर ब्लूटूथ, प्रिंटर्स एंड माउथ आर फाउंड अंडर डिवाइसेस इन PC सेटिंग। PC सेटिंग के अंदर आपको डिवाइसेस के अंदर ब्लूटूथ, प्रिंटर और माउस की सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। तो ये भी बिल्कुल आपका राइट स्टेटमेंट रहेगा। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन 4। सारी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ट्रू रहेंगी। चलिए देखते हैं
खोल रखा है, ये है, ठीक है। तो स्टोरेज यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर हमें यहाँ पर स्टोरेज सेंस ऑन कर रखा है, अगर आपका पीसी के अंदर स्पेस कम है तो ये क्या कर देगा, पीसी का स्पेस बढ़ा देगा, अगर हमने स्टोरेज सेंस को ऑन यहाँ पर कर रखा है। दूसरा क्या था यहाँ पर, पावर एंड स्लिप। तो पावर एंड स्लिप को देखेंगे तो ये आपका पावर एंड स्लिप का फीचर है, जहाँ पर आपको स्क्रीन और स्लिप का फीचर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को सेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसे क्लोज करते हैं। और क्या था, सेटिंग्स ऑफ ब्लूटूथ प्रिंटर्स एंड माउस आर फाउंड अंडर डिवाइसेस। तो चलो सेटिंग के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो हमने डिवाइसेस पर यहाँ पर क्लिक किया, तो डिवाइसेस के अंदर आपको ब्लूटूथ, प्रिंटर्स, माउस, टच पैड, टाइपिंग, ये सभी यूएसबी की सेटिंग, ये सारी आपको सेटिंग्स के अंदर, डिवाइसेस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और सेटिंग्स के अंदर क्या क्या होता है, सिस्टम, डिवाइसेस, फोन, नेटवर्क एंड इंटरनेट, पर्सनलाइजेशन, एप्स, अकाउंट, टाइम्स एंड लैंग्वेज, गेमिंग, ईज ऑफ एक्सेस, सर्च, प्राइवेसी कहाँ पर देखने को मिलेगा, सेटिंग्स के अंदर, अपडेट एंड सिक्योरिटी। तो इसका आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये तो आसान क्वेश्चन था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 शॉर्टकट की Ctrl+C इज यूज टू, Ctrl+C का यूज किसके लिए किया जाता है, कॉपी द सिलेक्टेड कंटेंट टू द क्लिपबोर्ड। कंटेंट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज हम करते हैं। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज करते हैं। बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का यूज करते हैं। सिलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+A का यूज हम यहाँ पर करते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट से देखने को मिल जाएगा एज इट इज। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट कनेक्शन टाइप्स यूजेस द कन्वेंशनल टेलीफोन लाइन्स टू प्रोवाइड द इंटरनेट कनेक्शन। इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन टेलीफोन लाइन्स का यूज करता है, ये आपको बताना है। तो टेलीफोन लाइन्स और मोडेम्स का यूज किसके लिए किया जाता है, जो आपका स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन है, डायल अप इंटरनेट। ऑप्शन 4 फर्स्ट इसका आपका राइट आंसर बनेगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है, तो ये आपका डायल अप ही रहेगा। हर बार मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जहां पर टेलीफोन लाइन्स और मोडेम्स का आपका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन MS Excel 365 द सेल एड्रेस D101 इंडिकेट्स। MS Excel 365 के अंदर आपको एक सेल एड्रेस दे रखा है D101। इसके अंदर क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको बताना है। तो अल्फ़ाबेट्स के अंदर ABCDEFGH ये आपकी कॉलम्स होती हैं, और नंबरिंग के अंदर आपको यहाँ पर रो देखने को मिलती है। तो 101 रो है और D कॉलम रहेगी। कौन सा आंसर इसका राइट आंसर बनेगा, 101 रो और D कॉलम। ऑप्शन 4 इसका आपका राइट आंसर बनेगा। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपको देखने को मिलेगा और ये तो हर एक आदमी करवाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडवैक। एडवैक की फुल फॉर्म आपको बताना है। एक क्वेश्चन पूछ जाता है, एडवैक को किसके द्वारा क्रिएट किया गया था। तो एडवैक को क्रिएट किया गया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, तो ये आपका रहेगा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा था, तो ये एडवैक था। फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा था, एडवैक। और इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी वो क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा स्टेटमेंट लेंथी है लेकिन क्वेश्चन इजी है। कंसेप्ट आपको सारे करवा रखे हैं मैंने ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। फर्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी है, इफ द वैल्यूज इन द सेल A15 और A16। A15 के अंदर वैल्यूज दे रखी है 3 और A16 के अंदर वैल्यूज दे रखी है 5। फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रखा है A15 पावर 16। A15 के अंदर क्या है 3 है, पावर का यूज कर रखा है 5, ठीक है, ये पावर का सिंबल होता है।
और इसे कहां पर एंटर किया गया है, A17 के अंदर। तो यहां पर आपको रिजल्ट दे रखा है, कितना आएगा 243, बिल्कुल 3 की पावर 5 कितना होता है 243। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहां पर बिल्कुल करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच फंक्शन मैंने आपको कितनी बार करवा रखा है। मैच फंक्शन इज यूज टू सर्च फॉर ए स्पेसिफिक आइटम इन ए रेंज ऑफ सेल। आपको एक रेंज दे रखी है सेल्स के अंदर, ठीक है। अगर आपको किसी भी आइटम की पर्टिकुलर पोजीशन को फाइंड आउट करना है तो आप मैच फंक्शन का यहाँ पर यूज करते हो, तो बिल्कुल सेकंड भी आपकी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा था MS Excel डोनेट चार्ट्स आर यूज टू शो द प्रपोर्शन ऑफ कैटेगोरिकल डाटा विद द साइज ऑफ ईच पीस रिप्रेजेंटिंग द प्रपोर्शन ऑफ ईच कैटेगरी। अगर हमें प्रपोर्शन ऑफ ईच कैटेगरी यहाँ पर रिप्रेजेंट करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, डोनट चार्ट्स का। तो ये भी आपकी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट रहेगी। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ट्रू ट्रू एंड ट्रू। फर्स्ट इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए इसकी प्रैक्टिकल करते हैं। ये हमने एक्सेल यहाँ पर खोला, तो वैसे ही मैं आपको ये फर्स्ट वाला तो वैसे ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 3 की पावर 5 एंटर प्रेस करेंगे, इज इक्वल टू लगाया नहीं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, इज इक्वल टू नहीं लगाया, एंटर प्रेस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 243। नेक्स्ट है मैच फंक्शन। अब मैं यहाँ पर कुछ डाटा ले लेता हूँ, 4, 8, 10, 30, 45 और 60। अब मुझे यहाँ पर 30 की पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर 30 की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो मैच फंक्शन का यूज करते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। अब लुकअप वैल्यू किसकी आपको पोजीशन यहाँ पर फाइंड आउट करना, वो डालना है। 30 की मुझे करना है, कोमा लगाएंगे। अब लुकअप एरे, उस रेंज को आपको सिलेक्ट करना है। हमने रेंज को गलत हो गया, इस रेंज को हमें सिलेक्ट करना है, तो हमने रेंज को सिलेक्ट कर लिया। फिर कोमा लगाएंगे। अब मैच टाइप, मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहिए, 30 की मुझे एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 0 डाल दूंगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर देख पा रहे होगे 30 जो पोजीशन है इस रेंज के अंदर कौन सी है, 4 काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3 एंड 4। तो पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए किसी रेंज के अंदर किसी आइटम की, तो उसके लिए हम मैच फंक्शन का यहाँ पर यूज करते हैं। डोनट चार्ट किस प्रकार के होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर नेम ले लेता हूँ और यहाँ पर मार्क्स ले लेता हूँ, रोहित, दिनेश, कार्तिक, दिव्या, ठीक है। मार्क्स ले लेते हैं ऐसे कुछ रैंडमली, 140, 160, 230 और 175। अब मुझे यहाँ पर डोनट चार्ट अप्लाई करना है। देखोगे आप किस प्रकार से यहाँ पर हर एक कैटेगरी प्रोपोर्शन के अंदर डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, डोनट चार्ट को इंसर्ट करना है। यहाँ पर इंसर्ट पाई चार्ट और डोनट चार्ट पर क्लिक करोगे, डोनट क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख पा रहे हो हर एक कैटेगरी को आपको प्रोपोर्शन के अंदर यहाँ पर डिवाइड देखने को मिलेगा, ठीक है। रोहित वाला कॉलम ये प्रोपोर्शन है, दिनेश का ये वाला हो गया, कार्तिक का ये वाला हो गया और दिव्या का ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करती है, वो आपको बताना है। तो IP फर्स्ट दे रखा है। IP की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो बिल्कुल आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट है मैन, तो मैन की फुल फॉर्म क्या होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। WAN की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट दे रखा है CD-ROM स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट एंड डिस्प्ले रोम, तो ये आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। CD-ROM की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है, थर्ड आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट। तो कौन सा राइट आंसर बनेगा, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। फर्स्ट दे रखा है RSS इज ए प्रोसेस दैट मेक्स कंटेंट ऑन वन वेबसाइट अवेलेबल टू अनदर वेबसाइट। सबसे पहले तो आपको RSS की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। RSS की फुल फॉर्म क्या होती है, रियली सिंपल सिंडिकेशन
अब ये होता क्या है, मान लो आप कोई वेबसाइट बनाते हो, न्यूज़ की वेबसाइट मान लो आपने बनाई, ठीक है। सेकंड वेबसाइट जो है वो मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। अब आपको सेम जो न्यूज़ हैं वो अपनी वाली वेबसाइट पर क्या करनी है, प्रोवाइड करवानी है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, RSS का, रियली सिंपल सिंडिकेशन का यूज़ हम करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो भी कंटेंट होगा वो आपको आपकी खुद की वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा विदाउट एनी टाइम वेस्टेज। आपको कोई भी यहाँ पर एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने RSS फीड अपने वेबसाइट के ऊपर लगा रखा है तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो कंटेंट है वो अपडेट हो जाएगा। RSS फीड का जो सिंबल रहता है वो ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा। फुल फॉर्म याद रखनी है, रियली सिंपल सिंडिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, कुकीज़ आर द इंफॉर्मेशन क्रिएटेड बाई ए वेब सर्वर एंड स्टोर ऑन ए यूज़र कंप्यूटर। तो ये भी आसान है। कुकीज़ जो रहती है वो एक इंफॉर्मेशन रहती है जो वेब सर्वर के द्वारा क्रिएट की जाती है और स्टोर कहाँ पर होता है, यूज़र कंप्यूटर पर। डिफरेंट काइंड्स की आपकी कुकीज़ रहती हैं, सेशन कुकीज़, थर्ड पार्टीज कुकीज़, तो सारी हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ए वेब सर्वर इज़ ए टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वेब सर्वर यहाँ पर बोल रहा है कि ये टाइप है किसकी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो जो कि बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। वेब सर्वर और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये दोनों आपकी अलग चीज़ें रहती हैं। कैसे अलग चीज़ रहती है? वेब सर्वर क्या करता है, किस में हेल्प करता है, वेबसाइट को होस्ट करने में हेल्प करता है और यूज़र को कंटेंट प्रोवाइड करने का कार्य करता है। ठीक है, ये काम होता है किसका, वेब सर्वर का, वेबसाइट होस्ट और यूज़र को कंटेंट प्रोवाइड करवाना। लेकिन DBMS की फुल फॉर्म क्या है आपकी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फुल फॉर्म से ही आपको यहाँ पर समझ जाना चाहिए, इसका कार्य होता है डाटाबेस को मैनेज करना। मैनेज इन द फॉर्म ऑफ, जो डाटा रहता है उसका एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन करना, स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, तो दोनों ही आपकी अलग अलग चीज़ें हैं, वेब सर्वर और DBMS। DBMS क्या करता है, डाटाबेस को मैनेज करता है और डाटा का एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर राइट हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स, ऑप्शन थर्ड इसका आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो ये आपको बताना है। फर्स्ट दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इज़ एन ईमेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब मैं आपको ईमेल प्रोवाइडर्स पढ़ाता हूँ तो उस टाइम पर हमेशा बताता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आपका एक ईमेल प्रोवाइडर रहेगा। तो एक आपका क्या रहता है, ईमेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिल्कुल पूरी तरह से राइट स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट है, ईमेल क्लाइंट्स यूज़ मेल एक्सेस प्रोटोकॉल्स लाइक्स POP। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है। मेल प्रोटोकॉल्स आपके कौन कौन से होते हैं, SMTP, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये ईमेल्स को रिसीव करने में आपकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, POP और IMAP। POP और IMAP दोनों के अंदर मैंने आपको डिफरेंस भी बता रखा है। POP क्या करता है, ये अलाउ करता है कि यूज़र इनबॉक्स से अपने PC के अंदर मैसेज को डाउनलोड कर ले, और IMAP क्या करता है कि ये भी अलाउ करता है यूज़र को कि वो सर्वर पर, जो यूज़र है वो सर्वर पर ईमेल्स को ऑर्गेनाइज कर ले। तो ये अलाउ कौन करता है, IMAP। तो ये भी बिल्कुल आपकी राइट स्टेटमेंट है। SMTP मेल के ट्रांसफर में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर इज ए मेल सर्वर एंड कैलेंडरिंग सर्वर डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर आपका एक मेल सर्वर रहता है और ये आपका एक कैलेंडरिंग सर्वर रहेगा जो कि डेवलप किया गया था किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तुक्का भी आप मार सकते थे, सन माइक्रो सिस्टम का तो कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड आपका राइट और थर्ड यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। तो कौन सा है, ऑप्शन सेकंड इसका आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और बता देता हूँ आपको, रिलीज़ कब किया गया था ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर, तो इसे रिलीज़ किया गया था 1996 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर
सेव सर्च इन परमिशन एंड हिस्ट्री ऑफ विंडोज़ 10 सेटिंग। विंडोज 10 की जो सेटिंग रहती है उसके अंदर जो आपको परमिशन एंड हिस्ट्री देखने को मिलता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सेव सर्च के अंदर देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सेव सर्च के अंदर आपको यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो मिलेगा स्ट्रिक्ट, ठीक है, स्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, मोडेड देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट, मोडेड और ऑफ का यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये तीनों फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन थर्ड इसका आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए परमिशन एंड हिस्ट्री ओपन करते हैं। ये हमने ओपन कर ली, ठीक है। सेव सर्च के अंदर स्ट्रिक्ट, मोडेड और ऑफ तीनों प्रकार के आपको यहाँ पर फीचर देखने को मिलते हैं। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मोडेड पर रहता है। स्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है, ये फिल्टर करता है अडल्ट टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस को। कहाँ से, वेब, जो आप वेबसाइट पर अपना सर्चिंग वगैरह करते हो, ठीक है, तो फिल्टर कर देता है कि इसको अडल्ट टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस को। कौन, स्ट्रिक्ट सेव सर्च। मोडेड की बात करें तो ये क्या करता है, अडल्ट इमेजेस और वीडियोस को फिल्टर करता है, लेकिन टेक्स्ट को फिल्टर नहीं करेगा। अगर आपको सब कुछ यहाँ पर ऑफ करना है, फिल्टर नहीं करना है किसी भी वेब रिजल्ट के अंदर अडल्ट कंटेंट हो, तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों फीचर आपको पता होना चाहिए। स्ट्रिक्ट के अंदर सब कुछ आपका फिल्टर होगा, टेक्स्ट, इमेज और वीडियोस। मोडेड के अंदर इमेजेस और वीडियोस आपके फिल्टर होंगे, टेक्स्ट फिल्टर नहीं होगा। ऑफ के अंदर कुछ भी आपका फिल्टर नहीं होगा, अडल्ट कंटेंट। तो स्ट्रिक्ट, मोडेड और ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथफुलनेस ऑफ द गिवन फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ये आपको बताना है। तो ये कितनी बार बता रखी है आपको, MS वर्ड 365 कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर सुपरस्क्रिप्ट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। सुपरस्क्रिप्ट की आपकी जो शॉर्टकट होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। सुपर मतलब ऊपर, जब टेक्स्ट आपका ऊपर आए तो उसे बोलते हैं सुपर, नीचे आए तो उसे बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है MS वर्ड 365 कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग द टेक्स्ट फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट इज कंट्रोल प्लस F। अगर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर से किसी टेक्स्ट को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस F का यूज करते हैं। तो ये भी आपकी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का था, इसके अंदर तुक्का मैक्सिमम मार्क क्या होंगे, कम को ही ये पता होगा। कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है, आपको बताना है। फर्स्ट दे रखा है, असेंबलर इज ए प्रोग्राम फॉर कन्वर्टिंग इंस्ट्रक्शंस रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू रीलोकेटेबल मशीन कोड एंड जनरेटिंग अलोन इंफॉर्मेशन फॉर द लोडर। ये बोल रहा है यहाँ पर असेंबलर जो है वो इंस्ट्रक्शन जो आपकी लिखी हुई रहती हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, उनको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है और फिर वो फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है लोडर के लिए जनरेट करता है, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट रहेगी। ये आपका लो लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, न कि हाई लेवल लैंग्वेज को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रॉपरली रॉन्ग। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, असेंबलर मस्ट रिसाइड इन मेन मेमोरी ड्यूरिंग एग्जेक्शन ऑफ असेंबली कोड। जब एग्जेक्शन होता है, एग्जेक्शन यानी कि एक्सट्रैक्ट होता है आपका असेंबली कोड, तो उस टाइम पर असेंबलर जो है वो मेन मेमोरी के अंदर होना ही होना चाहिए। तो बिल्कुल आपका राइट स्टेटमेंट है। एक और आपसे पूछा जा सकता है लोडर, तो लोडर भी आपका कहाँ पर रहता है, लोडर। लोडर भी आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, मेन मेमोरी के अंदर ही देखने को मिलता है। और ये आपका पार्ट होता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि लोड करता है क्या, प्रोग्राम्स। तो ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा आपका मेन मेमोरी के अंदर देखने को मिलता है, उस टाइम पर असेंबलर आपको क्या पता ना देखने को मिले, उस टाइम पर आपका ऑप्शन के अंदर हो लोडर। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेंबलर इंक्लूडिंग वन पास असेंबलर्स एंड लोड गो असेंबलर्स। डिफरेंट काइंड्स के आपके असेंबलर होते हैं, वन पास असेंबलर्स एंड लोड गो असेंबलर्स। और एक होता है आपका मल्टी पास
असेंबलर। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड्स के आपके असेंबलर रहते हैं। वन पास असेंबलर क्या करता है, ये एक ही बार के अंदर असेंबली कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट असेंबली कोड टू मशीन कोड इन वन टाइम। एक ही बार के अंदर, एक ही झटके के अंदर असेंबली कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, वन पास असेंबलर। मल्टी पास की बात यहाँ पर करें तो इसको मल्टीपल पासिस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है, मोर देन वन पासिस आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो मल्टी पास असेंबलर रहेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूरी तरह से हमारी क्या थी, गलत थी। लो लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है और फर्दर उसको प्रोवाइड करवाता है लोडर को। सेकंड और थर्ड आपकी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट फॉल्स, सेकंड और थर्ड यहाँ पर ट्रू आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अवेलेबल अंडर ट्रैकिंग ग्रुप इन रिव्यू रिबन टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के अंदर रिव्यू रिबन टैब के अंदर ट्रैकिंग ग्रुप के अंदर आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ट्रैकिंग के अंदर ये मैंने आपको पता नहीं कितनी बार करवा रखा है, रिव्यू टैब। ऑल मार्कअप आपको देखने को मिलेगा, शो मार्कअप आपको देखने को मिलेगा, रिव्यू पैन देखने को मिलेगा, लेकिन प्रीवियस चेंज आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। प्रीवियस चेंज आपको चेंजेस के अंदर देखने को मिलता है, न कि रिव्यू टैब के अंदर। चलिए देखते हैं, 2016 में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो रिव्यू टैब मैंने ओपन यहाँ पर किया। ट्रैकिंग के अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे ऑल मार्कअप, शो मार्कअप, रिव्यू पैन और ट्रैक चेंजेस का आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन चेंजेस के अंदर आपको प्रीवियस चेंज, आपने प्रीवियस यहाँ पर क्या चेंज किया था वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रीवियस चेंज इज अवेलेबल इन द चेंजेस टैब। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्शन लगाना है इसके ऊपर आपको, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है इसके अंदर। मैच द कॉलम लेबल्ड है, मैच द कॉलम लेबल्ड कंपोनेंट ऑफ मेल सिस्टम विद द कॉलम लेबल्ड डिस्क्रिप्शन। मेल सिस्टम के घटक लेबल वाले कॉलम को विवरण लेबल वाले कॉलम से यहाँ पर मिलान करना है। एक साइड में आपको कंपोनेंट्स ऑफ मेल सिस्टम दे रखे हैं और एक साइड में आपको दे रखे हैं डिस्क्रिप्शंस। प्रोसेस यहाँ पर क्या रहती है, अगर आपको प्रोसेस का पता है तो आप इसको इजीली कर लोगे। सबसे पहले होता है आपका MUA की फुल फॉर्म मेल यूज़र एजेंट। उसके बाद में जो ईमेल यहाँ पर जाता है MSA मेल सबमिशन एजेंट के अंदर। उसके बाद आता है MTA मेल ट्रांसफ़र एजेंट के अंदर और उसके बाद MDA मेल डिलीवरी एजेंट के अंदर। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक्स क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले टाइपिंग मिस्टेक एक तो ये है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पर क्या आएगा, ट्रांसफ़र आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, न कि ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो। चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आता है आपका मेल यूज़र एजेंट। तो मेल यूज़र एजेंट को हम ईमेल क्लाइंट ही बोलते हैं या ईमेल रीडर भी इसको बोलते हैं। इसका कार्य होता है ईमेल्स को एक्सेस और मैनेज करना। ईमेल को एक्सेस और मैनेज करना ये कार्य रहेगा आपका मेल यूज़र एजेंट का। तो एक प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या प्रोग्राम रहेगा जिसका काम होता है कंपोज करना या मेल्स को रीड करना। तो फर्स्ट का आपका, सेकंड इसका राइट आंसर बनेगा। अब आता है आपका मेल सबमिशन एजेंट। तो मेल सबमिशन एजेंट के अंदर ईमेल्स कहाँ से आते हैं, यूज़र एजेंट से आते हैं और फिर वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं कहाँ पर, मेल ट्रांसफ़र एजेंट के अंदर, ठीक है। तो बी का आपका कौन सा बनेगा, थर्ड बनेगा, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर पूछी जा सकती है, जो MSA होता है वो कौन से प्रोटोकॉल का यहाँ पर यूज करता है। तो MSA जो यूज करेगा ESMTP, फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तो आपको पता ही है, केवल यहाँ पर एनहेंस्ड आपका लग जाएगा, ठीक है। एनहेंस्ड सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो कि एक वेरिएंट है इसका SMTP का। ESMTP इज ए वेरिएंट ऑफ SMTP। तो ये क्या करेगा, यूज़र एजेंट से ईमेल लेकर उसको MTA के पास ट्रांसफ़र करने का कार्य करेगा। तो दो हो गए हमारे। अब आता है डिलीवरी एजेंट। पेन चेंज करते हैं।
तो डिलीवरी एजेंट को हम और किस नाम से जानते हैं? LDA के नाम से। LDA की फुल फॉर्म क्या है? लोकल डिलीवरी एजेंट। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि ईमेल्स को डिलीवर करना कहाँ पर? रिसिपिएंट मेल बॉक्स के अंदर। ये कार्य किसका रहता है? MDA का कार्य रहता है। तो यहाँ पर कौन सा मैच बनेगा? इट टेक्स emails from mail transfer agent and delivers them to mail store। ठीक है, तो C का यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा, बच गया एक MTA। ये आपकी बैकबोन रहती है ईमेल सिस्टम की, जो यूज़ करती है SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा भाई? A का सेकंड, A का हो गया सेकंड, B का थर्ड, C का चौथा और D का पहला। तो ऑप्शन 4 इसका आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16, मैच द कॉलम लेबल्ड MS वर्ड 365 ऑप्शन आइकन विद द कॉलम लेबल्ड मीनिंग। यहाँ पर एक तरफ में आपको आइकन दे रखे हैं और एक साइड में उनका मीनिंग आपको दे रखा है, वो आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट यहाँ पर जो आपको आइकन दे रखा है, ये आइकन किसका रहता है ये आपको बताना है। तो ये आइकन होता है आपका पेज साइज का। तो फर्स्ट का यहाँ पर सेकंड से मैच हो जाएगा। बी के अंदर जो आपको आइकन दिख रहा है, इसके अंदर जो एरो है किस साइड में है? लेफ्ट साइड के अंदर है। तो ये कौन सा इंडेंट है आपका? लेफ्ट इंडेंट है। तो बी का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। सी के अंदर राइट हैंड साइड के अंदर आपका एरो है, तो ये आपका राइट इंडेंट हो जाएगा। डी, ये क्या होता है आपका? फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज करना। तो ये आपकी मैचिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का वन। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए दिखा भी देते हैं आपको। ये हमने MS वर्ड ओपन किया। ठीक है, लेआउट के अंदर जाएंगे। ये पेज साइज को आपका डिनोट करता है किस प्रकार का आपको पेज का साइज चाहिए है, जो कि पेज सेटअप के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है इंक्रीज इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट। देखो, इसको इंक्रीज इंडेंट ही बोल सकते हैं या इसको लेफ्ट इंडेंट ही बोल सकते हैं। जब हम यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ लेते हैं तो क्या होता है? लेफ्ट इंडेंट होता है। इसको जब हम, अरे मैं भी क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट पहले ही कर दिया, सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपका लेफ्ट इंडेंट हो रहा है और ये आपका राइट इंडेंट है। तो लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट देने के बजाय वो इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट भी यहाँ पर दे सकता था। ये बड़े वाला ए जिसका साइज बड़ा है और इसमें जो एरो है वो ऊपर की तरफ है। देखिए दोनों में डिफरेंस देखो, इस ए के अंदर जो एरो है ऊपर की तरफ है। एज द कॉलम लेबल्ड स्टेजेस ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन, स्टेजेस ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन TCS के 400 प्लस MCQs वाली वीडियोज़ के अंदर आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो एक तरफ आपको स्टेजेस ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन दे रखी है और एक तरफ आपको कॉलम लेबल्ड डिस्क्रिप्शन दे रखा है। यहाँ पर क्या करना है? आपको मैच करना है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कंपाइलर डिज़ाइन की स्टेजेस का। तो टोटल आपको यहाँ पर कितनी स्टेजेस देखने को मिलती हैं? टोटल 6 स्टेजेस आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। कौन कौन सी स्टेजेस रहती हैं वो आपके सामने हैं। लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजर और टारगेट कोड जनरेशन। ये 6 स्टेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इन डिफरेंट स्टेजेस पर जो भी आपके एरर्स आते हैं उनको हैंडल करने का काम एरर हैंडलर का रहता है। अब हर एक स्टेज को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आता है आपका लेक्सिकल एनालाइजर। तो लेक्सिकल एनालाइजर का काम क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज एज ए सोर्स कोड लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर जाती है और यहाँ पर जो आपका सोर्स कोड होता है उसे स्कैन किया जाता है और यहाँ पर लेक्सिकल एनालाइजर पर जो प्रोसेस आपकी रहेगी वो रहेगी स्कैनिंग प्रोसेस। एग्जामिनर पूछ ले कहाँ पर देखने को मिलती है? कि लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर आपको देखने को मिलती है। सोर्स कोड को स्कैन करने के बाद उसे ब्रेक कर दिया जाता है किसके अंदर? टोकन्स के अंदर। तो यहाँ पर क्या कार्य होगा? केवल सोर्स कोड को स्कैन करना और उसे ब्रेक करना किसके अंदर? टोकन्स के अंदर। अब ये टोकन कहाँ पर जाते हैं? आपके सिंटैक्स एनालाइजर के अंदर।
सिंटैक्स एनालाइजर के अंदर टोकन जाने के बाद यहाँ पर चेक किया जाता है कि वो टोकन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यहाँ पर टोकन जो है वो जो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसके बाद जो आपका कोड रहेगा वो कहाँ जाएगा, सिमेंटिक एनालाइजर के अंदर। सिमेंटिक एनालाइजर के अंदर क्या होता है, जो आपका सोर्स कोड यहाँ पर आया है उसके मीनिंग को चेक किया जाता है कि वो कुछ सेंस यहाँ पर बना रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक है, तो ये कार्य होगा आपका सिमेंटिक एनालाइजर का। सिमेंटिक एनालाइजर के बाद आईसीजी के अंदर यहाँ पर एक आपका कोड जनरेट करता है। कौन, कंपाइलर, जो कि एक इंटरमीडिएट टाइप का होता है, न ही वो आपका हाई लेवल का रहेगा और न ही वो आपका लो लेवल का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका कोड जनरेट होता है। इसके बाद जो प्रोसेस आपकी आती है कोड ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर क्या होगा, तो जो भी यहाँ पर कोड आया है आईसीजी के थ्रू, वो कोड क्या यहाँ पर अननेसेसरी पार्ट लेकर आया है, तो उसका अननेसेसरी पार्ट यहाँ पर रिमूव किया जाता है। किसके द्वारा, कोड ऑप्टिमाइजर के द्वारा। अननेसेसरी पार्ट, अननेसेसरी पार्ट को क्या किया जाता है, यहाँ पर रिमूव करने का काम किया जाता है। कहाँ पर, कोड ऑप्टिमाइजर के अंदर। इसके बाद वो जो आपका कोड ऑप्टिमाइज यहाँ पर हुआ है वो कोड जनरेशन के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस होती हैं। टोटल 6 प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट यहाँ पर है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का काम यहाँ पर क्या होता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के अंदर इस स्टेज के अंदर कंपाइलर जो है कोड को जनरेट करने का कार्य करता है। तो फर्स्ट का यहाँ पर ए का सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सिंटैक्स एनालिसिस। तो सिंटैक्स एनालिसिस के अंदर क्या होता है, कंपाइलर चेक करता है कि वो सोर्स कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये आपका सिंटैक्स एनालिसिस होता है। नेक्स्ट आता है आपका सिमेंटिक एनालिसिस। तो सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर क्या होता है, सोर्स कोड का मीनिंग चेक किया जाता है कि वो कुछ यहाँ पर सेंस भी दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये सी का 4 हो जाएगा। कोड ऑप्टिमाइजर के अंदर अननेसेसरी पार्ट को रिमूव किया जाता है, तो इसका फर्स्ट आपका बन जाएगा। कौन सा इसका राइट आंसर बनेगा, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का चौथा और डी का फर्स्ट। तो फर्स्ट इसका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो बहुत बार करवा रखे हैं। मैच द कॉलम लेबल्ड विंडो 10 कीबोर्ड शॉर्टकट विद द कॉलम लेबल डिस्क्रिप्शन। कीबोर्ड शॉर्टकट दे रखे हैं आपको विंडो 10 के और एक तरफ उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है जिससे उनको मैच करना है। तो शिफ्ट और डिलीट तो आपको पता ही है, डिलीट द सिलेक्टेड आइटम विदाउट मूविंग इट टू द रिसाइकल बीन फर्स्ट। शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज जब भी आप विंडो 10 के अंदर करते हो तो वो आइटम आपका परमानेंटली डिलीट हो जाता है आपके सिस्टम से। ठीक है, रिसाइकल बीन के अंदर नहीं जाता है। नॉर्मली जब हम किसी आइटम को डिलीट करते हो तो पहले वो रिसाइकल बीन के अंदर जाता है और फिर आपको रिसाइकल बीन को क्या करना पड़ता है, रिसाइकल बीन से जो भी आपने कंटेंट वहाँ पर डाल रखे हैं तो वहाँ पर आपको रिसाइकल बीन से भी फर्दर उस आइटम को डिलीट करना पड़ता है। लेकिन शिफ्ट प्लस डिलीट वाले केस के अंदर सीधा वो जो आइटम है वो परमानेंटली आपका डिलीट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है आल्ट प्लस स्पेस बार। तो ये शॉर्टकट की भी मैंने आपको करवा रखी है। आल्ट प्लस स्पेस बार का यूज होता है ओपन शॉर्टकट मेन्यू फॉर द एक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो के लिए जो आपको यहाँ पर कोई यहाँ पर आपको शॉर्टकट मेन्यू को ओपन करना है तो उसके लिए हम आल्ट प्लस स्पेस बार का यूज करते हैं। शिफ्ट प्लस इंसर्ट का यूज किसके लिए होता है, तो पेस्ट द सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंट्रोल प्लस एक्स तो कट द सिलेक्टेड आइटम। तो इसका ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड किसमें है, फोर्थ ऑप्शन के अंदर है ना। ए का थर्ड कौन से ऑप्शन के अंदर है, ए का थर्ड कहाँ पर, ए का सेकंड है यार। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। तो 18वें का थर्ड आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। चलिए कुछ करके दिखाते हैं। ऑल्ट प्लस स्पेस बार का यूज कहाँ पर करके दिखाएं आपको। ऑल्ट के साथ स्पेस बार पर हमने प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो शॉर्टकट मेन्यू आपका ओपन यहाँ पर हो गया है। ठीक है, ये करके दिखाना था मैंने आपको, काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मैच द कॉलम लेबल्ड एक्सेल फार्मूला एक्सप्रेशन
विद कॉलम लेबल्ड आउटपुट। यहाँ पर एक तरफ में आपको एक्सेल के फॉर्मूला दे रखे हैं और एक तरफ आपको यहाँ पर आउटपुट दे रखा है, तो आउटपुट यहाँ पर आपको बताना है। तो मिड का फीचर मैंने आपको करवाया था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के अंदर ही करवाया था। यहाँ पर मिड फॉर्मूला का यूज़ किया गया है। मुंबई मेट्रो 8 और 5। 8 और 5 का मतलब क्या है कि 8 से स्टार्टिंग होना चाहिए और टोटल वर्ड्स तो उसकी लेंथ होनी चाहिए, वो 5 की लेंथ होनी चाहिए, 5 कैरेक्टर्स की। तो यहाँ पर 5 कैरेक्टर्स की लेंथ कहाँ पर देखने को मिल रही है? ऑप्शन सेकंड के अंदर ही देखने को मिल रही है। ठीक है, सीधा मैंने आपको करवाया था। तो ए का सेकंड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट है रैप्ट, REPT। तो ये किसका कौन सा फॉर्मूला होता है? रिपीट, उसको बोले तो रिपीट। अब आपको एक टेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, उसको रिपीट करना आपको 3 बार। तो इस टेक्स्ट को 3 बार रिपीट करोगे तो क्या आएगा? ये थर्ड बार आ जाएगा, तो बी का आपका थर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट है डेक टू हेक्स, यानी कि डेसिमल नंबर आपको दे रखा है 11, इसको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 11 को जब हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करोगे तो बी आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रॉपर फॉर्मूला मैंने कितनी बार आपको करवाया है। प्रॉपर के अंदर आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है और सारे आपके स्मॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो डी का फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो कौन सा इसका राइट आंसर बनता है? ए का सेकंड। ए का सेकंड किस में है? ये नहीं है और ये नहीं है। ए का सेकंड और बी का थर्ड। ए का सेकंड, बी का थर्ड। फोर्थ के अंदर है ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर आपका बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल करके। यहाँ पर लिखते हैं मुंबई मेट्रो। पहले मुंबई मेट्रो लिखना है, हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर मिड फीचर का यूज करके 8-5 करना है। 8-5 कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? इज इक्वल टू मिड। ठीक है, अब आपको टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट करना है? उस टेक्स्ट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? उसको 8 से स्टार्ट करना है। फिर कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए? वो 5 का होना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर प्रेस करोगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे मेट्रो आपके सामने आ गया। और ये देखो इसके अंदर स्पेस भी आपका काउंट हो रहा है। वैसे देखो 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? 4 और 2 6 7। 7वां आपका स्पेस है और 8वां आपका M है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेट्रो इसका आपका आउटपुट आएगा। नेक्स्ट क्या था आपका? रिपीट का। मुंबई मेट्रो 3 बार रिपीट करना है इसको। अरे यार, मुंबई मेट्रो है, रिपीट का फीचर आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब ये टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया, कितनी बार रिपीट करना है? 3 बार। ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस, तो आपके सामने आ गया है आउटपुट। नेक्स्ट यहाँ पर था डेक टू हेक्स। डेक टू हेक्स इज इक्वल टू डेक टू हेक्स। अब नंबर आपको ले लेना है 11। ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करोगे तो बी आपका आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। अब मुंबई मेट्रो के अंदर प्रॉपर का यूज करेंगे। प्रॉपर, ठीक है, ये हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर प्रेस किया तो आप देख पा रहे हो फर्स्ट आपका कैपिटल और फिर बाद में स्मॉल आ जाता है। ठीक है, तो फोर्थ इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट हलवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। एब्रीविएशन दे रखी है। ठीक है, और एक तरफ आपको फुल फॉर्म दे रखी है। LCD की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ए का सेकंड, थर्ड नहीं होगा, थर्ड और फोर्थ के अंदर होगा आपका आंसर। सेकंड है आपका ISP। तो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी का थर्ड, सी का फोर्थ। SRAM का स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी का फर्स्ट। PCB का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। चलिए मैच यहाँ पर कर देते हैं। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, PCB प्रिंट सर्किट बोर्ड। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर बनेगा। तो दोस्तों